वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज जो सुप्रीम कोर्ट में दो मेजर केसेस हुए उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। एक तो NRO पर अमल दरामद के हवाले से 8 अगस्त तक टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत को ख़त लिखने के हवाले से। 25 जुलाई की डेडलाइन थी और 25 जुलाई को लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा, क्या एक दफ़ा फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वाली हिस्ट्री दोहराई जाएगी या शायद सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला करती है या हुकूमत कोई तजवीज़ लेके आती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8 अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया गया। ये भी कहा सईद खोसा साहब ने, जज जो हैं प्रिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये वाजे कर दिया अटॉर्नी जनरल पर कि जी इन लॉ जो पोजीशन ले ली है सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको चेंज नहीं करेगी। सो डैट मच एज फार एज द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न। तो क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस हैं? और अटॉर्नी जनरल ने भी बिल्कुल क्लियर वाजे कर दिया कि उनके पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है। उन्होंने जो पोजीशन ली है यानी कि खत ना लिखने की, तो वो ले। तो स्टेलमेट जो हमारे पास अभी मौजूद हैं, मौलवी इकबाल हैदर साहब एडवोकेट हैं, आप सब लोग जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं और फरीक हैं। ये इन तमाम केसेस में कॉन्टेम्प्ट बिल के हवाले से भी शरीक हैं और भी दूसरे केसेस के हवाले से हमेशा हम नाम सुनते रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल हैदर साहब। ये मुझे बताइए कि ये स्टेलमेट जो है 8 अगस्त को क्या होगा? यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। ये गलत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही होगा। ये नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मजीद डिस्क्वालीफाई के आगे भी जा सकती है। आज क्यों नहीं किया? चलिए ये बताएं। नहीं, आज तो इसलिए नहीं किया, देखें सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो लास्ट इंस्टीट्यूशन है कि वो एक आखिरी, उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ की अदालत रह जाती है। ठीक है। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट इनको मुतअद्दिद मौके पहले भी देती रही है। गिलानी साहब के केस में आपने देखा होगा कि उसके अंदर मुतअद्दिद, लेकिन लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ड्रैग करते हैं, अननेसेसरी ड्रैग करते हैं। नहीं, वो तो देखिए ना, उसको इसलिए भी प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं कि शायद हुकूमत जो है वो कंसिडर करे और शायद हुकूमत जो है वो हमारी अमल दरामद की तरफ आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हिदायत के बावजूद, गिलानी साहब के नाअहल होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाने के बावजूद और फिर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा इनिशिएट लेने का फैसला जो दोबारा वो शुरू कर दिया उसने कि जनाब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला आर्डर था 6 ऑप्शन का कि भाई हमारे पास 6 ऑप्शन है, जो जनवरी में दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी उसमें से एक ऑप्शन तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अब मजीद 5 ऑप्शन मना नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा नहीं है कि वो मजीद कोई और एक ही ऑप्शन था। उन्होंने कहा ये कोई भी ऑप्शन है, हम किसी एक को या किसी सवरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर बिल फर्ज वो जो 5 ऑप्शंस हैं उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट चूज करती है, कोई भी एक चूज करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा कि ये वाला ऑप्शन यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से क्यों नहीं लिया गया? जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो ऑप्शन लिया गया वो तो सबसे लोएस्ट ऑप्शन है। वो ठीक है, लेकिन अगर बिल फर्ज, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये कहती कि ये चूंकि ऐसा हल, यहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ जुडिशरी और हुकूमत के माबैन एक टसल और बहुत सीरियस एक कन्फ्रंटेशन हो गई, इसको अवॉइड करने के लिए हम कह रहे हैं कि हुकूमत वापस अवाम के पास है, न्यू इलेक्शंस। तो न्यू इलेक्शंस का अगर आप कहती है तो आपको एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रीफाइस ना करना पड़ता ना? नहीं, इसमें वो सेक्रीफाइस इसलिए किया गया है कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक रास्ता दिखाया, एक माइनर पेनल्टी देके, और इनको एक मौका दिया। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम ये सोचें कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बाइस्ड हो गई है। इस तरह की कोई सूरत हाल थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही, मैं समझता हूँ 6 ऑप्शंस में से ये बहुत ही एक माइनर किस्म का ऑप्शन था जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हवाले से वाज़े तौर पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को वार्न कर दिया है कि दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैज बीन अरोज। अब वहाँ पर ये सूरत हाल जो बहुत ज़्यादा, ये आप इतना ईजी नहीं है। दैट इज़ दी ओनली, मेरा कहना ये है कि वो एक जैसे हम लोग फिल्म से पहले ट्रेलर देते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बताया है कि जनाब ये हम पूरी इंटायर फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी हम इसी तरह के ऑर्डर पास कर सकते हैं और इसी में ऑप्शन में मौजूद है वो ऑर्डर। अच्छा, मौलवी इकबाल हैदर साहब ये बताइए कि वो जो 5 ऑप्शंस हैं उसमें से क्या हुकूमत के पास कोई चॉइस है? अगर हुकूमत, अटॉर्नी जनरल जाते हैं 8 अगस्त को और वो कहते हैं कि जी हम फिर ये ऑप्शन पर
इसके थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनके पास चॉइस है, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। हाँ, प्रेरोगेटिव, बिल्कुल। बात ये हुई है कि इसमें गवर्नमेंट की बदनसीबी है, उन तमाम ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जरदारी प्रेसिडेंट साहब की जो वो माल है जो स्विस बैंकों में रखा हुआ है या वो खत लिखने जाने का या रीओपन करने का, उसका कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा। उसको तो हर हाल में इम्प्लीमेंट होना है, वो चूंकि उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, तो हल वो इम्प्लीमेंट होने, चूंकि वो $60 मिलियन की बात है और वो पाकिस्तान के अवाम को एक हक है पता करने का वो $60 मिलियन किसके पास हैं और वो वापस हैं, ये यहाँ तक तो सही है। अब बात ये है कि अगर वो $60 मिलियन के लिए ये खत नहीं लिखते, लेट्स अज्यूम ये नहीं लिखते, अभी तक तो नहीं लिखा ना, नहीं, और उन्होंने जवाब दे दिया, जवाबदार कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है उस चीज को ओपन करने का? सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन जो ये राय दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार के जरिए से लिखवा देगा, इस तरह की कोई पावर जो है वो डेलीगेट नहीं है। क्यों? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर डेलीगेट नहीं है। दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हुकूमत इस हवाले से सक्सेसफुल होगा कि जी चूंकि खत नहीं लिखा जाएगा, देयरफॉर वो $60 मिलियन का केस रीओपन नहीं होगा। इनकी परसेप्शन है, इनकी परसेप्शन है ये गवर्नमेंट की कि नहीं लिखा जाए। फिर कैसे ओपन होगा? मेरा ये कहना यह है कि जनाब इस वक्त गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है वो मैशियत के हवाले से भी और पॉलिटिकली जी भी काफ़ी डिस्टेबलाइज्ड हुए हैं सारे के सारे, और जो सूरत हाल है अब जाहिर है 5-6 महीने बाद इंतखाबात भी आने हैं। अब मुझे तो ये डर है कि अगर आप 94 में जो पहला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था उसमें जब 58(2) भी इन्वोक हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जनाब तमाम अहकामात पर अमल दरामद में करने में नाकाम रहे और लॉ एंड आर्डर जो सिचुएशन स्पेशली कराची की थी उसको भी रोकने में नाकाम रहे, और इन्होंने जो है ये सारा फेलवर बताया 1990 में, वो 90 पर फर्स्ट जी हाँ 90 शायद 3 में था। अच्छा, उसमें 90 में उसको इन्होंने बाद में फिर 58 दोबारा जब बीबी साहब गवर्नमेंट गई है उसमें भी इन्होंने यही बातें अडॉप्ट की 96। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इनके पास पिछले जो जजमेंट्स हैं उसको भी कैरी करते हुए और ये सारी बातें सामने रखते हुए आई थॉट के सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ना जाए कि होल पार्टी हैव बिकम डिस्क्वालिफाइड बीइंग ए। नहीं, लेकिन उससे फिर भी वो जो हमारा सवाल है कि वो जो स्विस अथॉरिटीज को खत के हवाले से न्यू गवर्नमेंट विल कम एंड विल इंप्लीमेंट द ऑर्डर टाइम बार्ड का भी एक ना देयर इज नो टाइम बार्ड एट टाइम, द ऑर्डर इज वेरी मच इंटैक्ट and is in field and any government of other than People's Party including caretaker setup बिल्कुल is competent to do उसको चीफ जस्टिस जजेस कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं समझता हूँ कि उसको इनको शायद कहने की जरूरत ही नहीं होगी, केयरटेकर जो भी आएगा वो खुद इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि देखें जिस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब को इलेक्ट करने से पहले कुछ 2 साहिबान के नाम आए थे उसमें एक साहब का तो मसला दूसरा था, लेकिन दूसरे साहब ने आपकी जैसे किसी एंकर के सामने ये कह दिया था सवाल पर कि जनाब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोमान अमल करूंगा, तो उनका जो है लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप हो गया सीन। तो इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी, और इन्होंने अंडरटेकिंग दी पहले दिन जब मज़ार कायद पर आए हल्फ उठा के फर्स्ट डे इन्होंने कह दिया कि जनाब मैं तो अमल नहीं करूंगा अमल। लेकिन वो ये कहते हैं, जो रिप्लाई भी भेजा है इन्होंने इसी केस में, वो ये कहते हैं कि वो इसलिए अमल दरामद नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली he has taken oath on the constitution to protect the constitution. So how can he write everybody taken oath they will preserve, protect, defend the constitution, everybody including the prime minister and the chief justice। मुझे पूरे constitution में आर्टिकल 1 से लेके 280 तक कहीं ये बता दें कोई एक ऐसी प्रोविजन हो जिसमें ये कहा गया हो कि मुझे सदर पाकिस्तान को इज्जत देनी है, मुझे जो है वजीर आजम को इज्जत देनी है। मैं आपको 3 आर्टिकल मेजर बता देता हूँ जहाँ पे every man have to give respect to the honorable supreme कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट, उनकी बात माननी है और उन्हें माननी है। व्हाट दे आर सेइंग एवरीवन हैव टू कैरी। नहीं, लेकिन उनकी बात अगर वो सपोज करें, एक बहुत ये राय दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि आप यहाँ से कूद गए बिल्डिंग के बाहर में फ्लोर से, तो क्या ये लॉ बन जाएगा? नहीं, लॉ नहीं बनेगा, बिल्कुल आप ये बात भी आपकी सही है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज ए लॉ ऑफ द लैंड,
ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, वो भी एक लॉ है। ये पार्लियामेंट का एक्ट हो और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, सवाल ये कौन सा प्रिवेल करेगा? प्रिवेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत डेलीगेट हुई है। ये एक सिंपल मेजोरिटी एनेक्टमेंट के जरिए से डेलीगेट हुई पावर, तो वो लॉ प्रिवेल करेगा। अब यहाँ तो मैंने डिफाइन कर दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट का लॉ प्रिवेल करे। अब आप जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात कहे, तो आर्टिकल 188 में है, टू द एंड ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैज टू रिव्यू द ऑर्डर, बट दे हैव मेंशन्ड व्हाई नॉट गवर्नमेंट प्लेस द रिव्यू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ प्राइम। सुप्रीम कोर्ट फिर इस किस्म के इतने कंट्रोवर्शियल चीज में जहां हुकूमत चैलेंज कर रही है, वहां फुल बेंच क्यों नहीं बिठाती है कि 17 मेंबर का पूरा बिठा दें? बात ये कि ऑल जजेस आर इक्वल, ठीक है ना, मतलब सब इक्वल हैं। अब ये नहीं है कि वो बराबर है, 2 जजों का आर्डर है तो वो ज्यादा अहमियत रखता है और 17 जजों का आर्डर जो है वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है, ऐसा तो कोई नहीं है। हर केस में वो 2 या 3 जजेस मतवातर आपको वही नजर आते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तेकाक होता है कि वो एक्सरसाइज करता है, वो चाहे बनाए नहीं बनाए, लेकिन अगर एक जज भी आर्डर दे रहा है तो वो 17 जजेस के आर्डर को बराबर होता है। और ये जहां तक बात है कि इन्होंने खुद रिव्यू फाइल नहीं की, मीनिंग देयर बाय के गवर्नमेंट ने के जनाब के आर्डर इज जस्टिफाइड। अच्छा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये जब बहस हो रही है और आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी बयान देते हैं, हुकूमत भी बयान दे रही है कि जी सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है, और फिर कहा गया कि जी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन आज तक जो हम सुनते आ रहे थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। देखिए सुप्रीम में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नहीं, कोई भी हुकूमत हो, मैं देखिए हम तो आज से एक्टिव नहीं है, बहुत 94-93 से हमारी एक्टिविटी चल रही और ये आइन वगैरह हमने हिफ्ज किए हुए। बात यह है कि सुप्रीम की बात यह है कि सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सुने, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जब आए तो क्या होत उठाया, दे विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कोई और ओत नहीं उठाया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या हलफ उठाया? ये तो सुप्रीम क्या चीज हुई? कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। अब बात यह है कि हमारा आइन सुप्रीम है। ये 1973 का आइन है जो फाउंडर ऑफ द पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया। उस आइन के अंदर इन्होंने खुद ही अमेंडमेंट कर करके उसको जो है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज ही की ऑब्जर्वेशन के हवाले से मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है सुप्रीम का, वहां पता चलता है कि अपनी हदूद से आप क्या बाहर आ रहे हैं या नहीं। आज जो कंटेम्प्ट बिल के हवाले से केस प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो उसमें बताया गया कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था इसमें ड्यूरिंग दी, जब ये बिल पास हुआ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी उनका काम है वहां बैठ के उसको प्रोटेक्ट करना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वॉकआउट करने से तो मसला हल नहीं होता। वॉकआउट उनको अपोजिशन को कर रहा था जी, नहीं, बट ये क्या सुप्रीम कोर्ट राय दे भी सकता है? नहीं, ये तो एक सुप्रीम, देखिए आप, बेसिक चीज ये है कि हमारे पास है एक कॉन्स्टिट्यूशन और उसके ऊपर एक बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आर्टिकल 2 है, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कुरान एंड सुन्नाह इज द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, और हमारी मुख्तलिफ दुनिया की अदालतों ने बेसिक स्ट्रक्चर को कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज इन एनी मैनर। इवन के तमाम पार्लियामेंट खड़े होकर के कहते कि वी आर मर्जिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम मान लेंगे? तो वो नहीं माना जाएगा। तो एनीथिंग व्हिच इज रिपग्नेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर इज अल्ट्रा वायरस एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू इंस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करे उसको उठा के पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट लॉ पास करे विद इन पैरामीटर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक से सर बात ये, अब तक इन्होंने जितने लॉ बनाए, मुझे तमाम लॉ में इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस की इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट है, एक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का कौन सा? मैं आपको बता देता हूँ, 18वां तरमीम वो तो जनरल है ना, तो सर जनरल है, 18वीं 19वीं तरमीम 20वीं तरमीम, उससे इस हुकूमत का या पार्लियामेंटेरियंस का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। जितनी तरमीमें आई हैं, ये तरमीमें, हर तरमीम में ये कहा गया है कि इट विल बी इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसका इनको क्या नुकसान हुआ? सवाल यह है कि ये तमाम, ये 18वीं तरमीम है, उसको भी मैं जनाब 40 वजीर होंगे, 40 वजीर ज्यादा नहीं होंगे, व्हाई नॉट येट? अभी नहीं करते, वो ठीक है आपकी बात, अभी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाने की
इस वक्त तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है आपके नजदीक ये सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल सर 100%, क्योंकि इसकी जो प्रोविजंस हैं वो अल्ट्रा वायरस। हुकूमत के पास उसके बाद कोई चॉइस होगी? चॉइस है हुकूमत के पास, रिव्यू 76 अपील फाइल करने की। 76 का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है एज इट इज, जैसे इन्होंने एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वाइंड अप करके एक अपना जो है वो प्रीवियस लॉ जो लेकर आए, ये डिप्टी कमिश्नरी निजाम, कमिश्नरी निजाम का इन्होंने एज इट इज रेस्टोर किया ना, पुराना वाला। तो ये इन्हें ये चाहिए था कि ये उसको एज इट इज रेस्टोर कर देते 76 वाले को, उसके अंदर अपनी मुशगाफियां करना, अपनी इंटरप्रिटेशन करना, अपनी क्लॉजेस डालना, और वो क्लॉजेस डालना के बदले दे आर क्यों इन्होंने किया? वो क्यों किया? अपने आप को इम्यूनिटी सर, नो वन इम्यून। ये चौधरी शुजात हुसैन के केस में, इनके वालिद के मर्डर का केस था, ये एक पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये 248 के ऊपर राय दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, 7 रुकनी बेंच ने राय दे दी कि नो वन इज इम्यून एंड नोबडी इज अबव द लॉ। सुप्रीम कोर्ट दोहराती क्यों नहीं है वो बात? वो दोहराती क्यों नहीं है उसको? उन्होंने अपने नहीं, लेकिन 248 पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर, नॉट ए क्रिमिनल। वो तो अब ये लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो अब वो सिविल प्रोसीजर, मैं आपके खिलाफ एक दावा करता हूँ सिविल जी, आप मिनिस्टर हैं तो आप बिल्कुल कोर्ट आपको नहीं बुला सकती इस कानून के तहत, अगर ये कानून रहेगा। नहीं, मैं 240 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है जिसके तहत सब चीजें गवर्न हो रही हैं। वो अब बात ये है कि उसके तहत तो वो एक मिनिस्टर इम्यून है, ठीक है, एक फेडरल मिनिस्टर इम्यून है, प्रोविंशियल मिनिस्टर इम्यून। हमने दावा कर दिया, जो ही वो मिनिस्टर उतरेगा वो दावा चलेगा। ये एंड कहाँ होगा इसका? ये लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एंड कैसे होगा? ये कन्फ्रंटेशन आपको समझते हैं कि बढ़ती रहेगी? ये देखिए, जो बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मशवरे दिए जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के प्रोलॉन्ग रखने के लिए या आइंदा सेटअप में आने के लिए, या जो कुछ भी, ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से ये नहीं, ठीक नहीं है। मतलब जोर जबरदस्ती वाली बात है और कुछ नहीं है। अपने पैरों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखना ये मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट दे आर सेइंग एवरीवन हैव टू कैरी आउट। मौलवी इकबाल हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपको आइंदा किसी प्रोग्राम में ज़्यादा तफसील से बात होगी। बहुत इम्पोर्टेंट आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 केसेस थे। एक में जो ख़त लिखने के हवाले से है, जो पाकिस्तान में आप सबको पता है कि स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखना है। 8 अगस्त तक मोहलत दे दी गई है राजा परवेज़ अशरफ नए प्राइम मिनिस्टर को कि आप ख़त लिखें या जो भी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा कॉन्टेम्प्ट केस, कॉन्टेम्प्ट बिल के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शायद ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कल उसको क्लोज कर दिया जाएगा और उस पर अपनी जजमेंट सुना दी जाएगी। और ये बहुत अहम केस है, पार्लियामेंट ने पास किया था, उसका क्या रिएक्शन होता है। और ये कन्फ्रंटेशन जो है फॉर नाउ जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है, ये बढ़ती हुई नज़र आती है। ये इन द शॉर्ट टर्म नहीं देखते, कोई भी नहीं देखता कि शायद ये थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए। वी होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।